तो नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं। और इस लेक्चर में चूंकि इसके पीछे लेक्चर थोड़ा सा कम ही बना पाए थे, चूंकि कोई कारण आ गया था जिसके कारण वो थोड़ा सा छोटा वीडियो हो गया, नहीं तो उसी लेक्चर में ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले थे। तो देखो, लेक्चर नंबर 5 में हमने यह बताया था कि जो संधारित्र है, तो अगर समानांतर प्लेट संधारित्र है तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी, और इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आज का टॉपिक है कि समानांतर प्लेट के बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ डाल देते हैं जिसको डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं, और इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। डाई इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको खूब अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, जो कि लेक्चर नंबर 3 है, 3 या 4 होगा, 4 लेक्चर नंबर 4 है। आप जाके जरूर उसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है वो वास्तव में होता क्या है। तो यदि दो समानांतर प्लेट संधारित्रों के बीच में यदि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम डाल दें तो उसको डालने के बाद क्या उसके धारिता में कुछ परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ये आज का हमारा टॉपिक है। अगर होगा तो कैसे होगा। तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले दो को समानांतर प्लेट हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा रहेगा ये प्लेट, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे रह जाएगा, ये हमारा रहेगा यहाँ पे दूसरा प्लेट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो प्लेट हम बना दिए हैं, ये हमारा पहला प्लेट है और ये हमारा है दूसरा प्लेट। और इस प्लेट का एरिया जो है वो हमारा पता है ए है, एरिया ए है। और इस प्लेट पर जो हम चार्ज देते हैं ना वो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। प्लेट के अंदर वाले सिरे पे जो है वो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे हम देते हैं। तो अपने आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण यानी स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण इस वाले प्लेट पे निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अब स्थिर विद्युत प्रेरण क्या है ये भी हमने लेक्चर नंबर 4 में बताया है। तो अगर वो चीज ये चीज अगर आप समझना चाहते हैं, यहाँ के प्लस आ गया तो अपने आप प्लस जब चार्ज देने से यहाँ पे अपने आप माइनस चार्ज कैसे डेवलप हो गया, इसको अगर समझना चाहते हैं तो वो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम डिस्कस वो चीज नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा माइनस क्यू चार्ज। तो हमको पता है कि यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट हैं और इसके कारण क्या धारिता होती है उसकी गणना हम लोग पिछले लेक्चर में कर ली है। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि इन दोनों के प्लेट में अगर परावैद्युत पदार्थ डाल देते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हम डालते हैं इन दोनों के बीच में परावैद्युत पदार्थ जिसकी मोटाई हम लोग डी लेंगे। तो ये हमारा होगा परावैद्युत पदार्थ, डी या टी जो भी ले सकते हैं, टी ले लेते हैं। तो इसकी मोटाई क्या हो जाएगा, टी ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमको पता है कि अगर आउटर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो हमको पता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, तो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आउटर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इन चार्जों के कारण। और परावैद्युत पदार्थ भी एक ऐसा पदार्थ है जो होता क्या अचालक होता है, परंतु इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पे इसके अंदर ये अपने आप आ जाएगा हमारा माइनस चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। बात क्लियर है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अच्छा, ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज जो लिखने का तरीका है ना, वो यहाँ पे आप प्लस चार्ज नहीं लिख सकते हैं और यहाँ पे माइनस चार्ज नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। कारण यह है कि ये हमारा प्लस चार्ज है और इस प्लस चार्ज के कारण इस वाले सिरे पे हो गया माइनस चार्ज स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण। अब दूसरा, जब इस अचालक पदार्थ को हम डाल दिए और यह अचालक पदार्थ एक परावैद्युत पदार्थ है, तो परावैद्युत पदार्थ होता है अचालक, लेकिन अपने अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेता है अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हैं तब। तो जैसे ही हम डालेंगे ना, तो इस वाले सिरे पे प्लस चार्ज है तो इसके अंदर जो चार्ज है वो माइनस वाले चार्ज को इस तरफ खींच लेगा अपनी तरफ, और प्लस वाला चार्ज जो है वो ये वाला माइनस चार्ज अपनी तरफ खींच लेगा। इसके कारण इस वाले सिरे पे आ जाएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो यहाँ भी अगर हम डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की ओर,
यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आउटर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के विपरीत हो जाएगा, क्योंकि बाहर जो विद्युत विद्युत क्षेत्र बना है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर है, और अंदर जो विद्युत क्षेत्र बना है इसका डायरेक्शन भी प्लस से माइनस की ओर है, लेकिन ये अंदर का है इनर और ये आउटर। बात क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, ये जो यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ लिए इसकी मोटाई कितना है? T, और टोटल जो है इस दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारा है D। यहां तक हमारे अनुमान से बात आपको समझ में आया होगा। ये हमारा प्लेट का एरिया, इसका A है तो इसका भी प्लेट का एरिया क्या हो जाएगा? A ही हो रहेगा। दोनों प्लेट का एरिया A है। यहां तक बात समझ में आ रही होगी हमारे ख्याल से। तो सबसे पहले हमने दो प्लेट लिया, दोनों प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ डाल दिया। इस प्लेट पर प्लस चार्ज दिया तो विद्युत प्रेरण के कारण यहाँ पे अपने आप माइनस चार्ज आ गया। अब जैसे ही विद्युत क्षेत्र के अंदर हम परावैद्युत पदार्थ को डालें तो इस वाले सिरे पे माइनस और इस वाले सिरे पे प्लस। अच्छा, जब प्लस और माइनस चार्ज एक साथ हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जिसका डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होता है। तो परावैद्युत पदार्थ के अंदर प्लस से माइनस की ओर यानी इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, अंदर की तरफ इस दिशा में। बात क्लियर है? जो यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ डाले हैं इसको मोटाई D है, दोनों प्लेटों के बीच का दूरी, सॉरी ये T है और दोनों प्लेटों के बीच का दूरी D है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। अब हमको निकालना है धारिता यानी C का वैल्यू, और हमने बताया था C बराबर होता है Q/V। ये हम बता चुके हैं आपको, C बराबर Q/V। तो थोड़ा सा और अगर हम समझे तो Q तो हमको पता है ना कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये भी हमको पता है यहाँ पे माइनस चार्ज है। तो चार्ज का वैल्यू गणना कर मतलब निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमको निकालना है तो किसका वैल्यू? V का वैल्यू। और जैसे V का वैल्यू निकालेंगे तो V के वैल्यू को लाके रख देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे रखते ही हमारा निकल जाएगा धारिता यानी C का मान। तो कैलकुलेशन हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। C = Q/V हमको निकालना है V, और V जो है वो आपको बताते हैं हम, V जो है वो बराबर होता है E × R के। E × R के ये होता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। V = E × R। ये आपको एक रिलेशन और भी बताए होंगे हम, E = dV/dr। यहाँ पे देखें E = dV/dr। V क्या होता है? V हमारा विभव होता है, तो V को dV को V लिख दें। R क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो E = मिलेगा V/R। E = क्या मिलेगा? V/R। और यहाँ से अगर V निकाले हम तो R जाके E के साथ गुणा हो जाएगा तो E × R निकल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर हम विभव निकालने देखते हैं विभव का, तो V का वैल्यू हमारा E × R। अब E क्या है? तो E है विद्युत क्षेत्र। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप बताइए, कोई दो पैरेलल प्लेट हो, ठीक है ना, तो उन प्लेटों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हम लोग पहले चैप्टर में ही गणना कर लिए, तो उसका वैल्यू तो हम लोग नहीं निकालने वाले हैं। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होता है σ/ε0। क्या होता है? σ/ε0। ये एक फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन हम लोग फर्स्ट चैप्टर में कर लिए हैं, इसलिए यहाँ पे उसका डेरिवेशन नहीं कराने वाले हैं हम। तो यहाँ पे जब कोई प्लेट पे प्लस चार्ज भरा हुआ हो या माइनस चार्ज भरा हुआ हो, तो उस प्लेट के कारण किसी डिस्टेंस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है σ/ε0, और R क्या है? R डिस्टेंस है। तो ध्यान देते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे विभव जो होगा, अच्छा तो पहले निकालते हैं सिग्मा R। अगर हम प्लेटों के कारण निकाल रहे हैं, ये बड़े वाले जो दो गो प्लेट लिए हैं ना, तो इन दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस क्या है? D है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम D, यहाँ पे लिख सकते हैं D। तो डिस्टेंस हमारा क्या? D। अब थोड़ा सा और एक लाइन और आगे बढ़ा देते हैं हम, तो σ/ε0, और ये D नहीं है यहाँ पे, समझिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों डिस्टेंस जो है वो टोटल D तो लिए हैं, लेकिन ये वाला डिस्टेंस तो परावैद्युत पदार्थ का है, समझ रहे हो ना। तो इन दोनों प्लेटों के बीच का वास्तविक जो डिस्टेंस होगा, वो जो गैप है यहाँ पे बचेगा वो, और जो ये गैप है यहाँ पे बचेगा वो। बात समझ में आ रहा है? यानी इन दोनों प्लेटों के बीच का अगर हम मीडियम देखें तो ये एक अलग से हम डाल दिए हैं, तो इस वाले को यहाँ इस पूरे डिस्टेंस में से माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना इतना बात? अरे कहने का मतलब ये कि ये एक प्लेट, ये एक प्लेट, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, बात तो सही है। लेकिन जब हम एक
यहाँ पे माध्यम डाल दिए हैं तो हमारा डिस्टेंस यही ना बचता है, ये इधर और ये इधर, क्योंकि इतना डिस्टेंस तो मीडियम घेर लिया है। तो क्या करेंगे, तो इस डी वाले में से इस वाले मीडियम का डिस्टेंस का माइनस कर देंगे। तो डी माइनस टी यहाँ पे जो होगा वो वास्तविक दूरी होगा, समझ रहे हैं ना, दोनों प्लेटों के बीच की। बात क्लियर है यहाँ तक? तो यह जो है वो हम v का वैल्यू निकाल चुके हैं, और यह जो v का वैल्यू है इन दोनों प्लेटों के बीच का विभव है, जिसको हम नाम देते हैं v1। तो हम परावैद्युत पदार्थ डाले हैं तो उसका भी कुछ विभव होगा, उसका भी विभव होगा, तो उसका विभव का नाम दे रहे हैं v2। और जब v2 का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, E इंटू आर। ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू। अब यहाँ पे आर आर नहीं रहेगा, बल्कि इसकी मोटाई कितना है, टी है, तो यहाँ पे हो जाएगा E इंटू टी। तो ये हमारा निकल गया विभव का मान, इन दोनों प्लेटों का बीच का विभव, और ये हमारा v2 का मान परावैद्युत पदार्थ का विभव, जो कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल विभव निकालें तो हम क्या करेंगे, v1 और v2 को जोड़ देंगे। v1 का वैल्यू हमारा है कितना, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, प्लस v2 का वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में टी। ठीक है, थोड़ा सा और देखेंगे अगर हम, तो हम देखते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, जब ये पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ है, तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा जिसका वैल्यू होगा k, क्योंकि एयर, ये दोनों प्लेट तो के बीच में एयर है नॉर्मल, समझ रहे हो ना, तो एयर इस वाले हिस्से में एयर, इस वाले हिस्से में एयर, जिसके कारण यहाँ पे k नहीं लिखे हम। लेकिन परावैद्युत पदार्थ एक अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसलिए इसका कुछ परावैद्युतांक का मान होगा, और जिसके कारण इसके साथ हमको लगाना पड़ेगा k, तो इसलिए यहाँ पे k हमको लिखना पड़ेगा, वो कंपलसरी होता है। अब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इन दोनों में है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारा d माइनस टी प्लस, और यहाँ बचेगा t बाई के। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, यहाँ बच गया d माइनस टी प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, यहाँ बच गया t बटा के, ये वैल्यू बच गया। तो ये हमारा निकल गया विभव। अब चूंकि जब समीकरण 1 देखते हैं तो समीकरण 1 से हमको ये पता है कि C बराबर होता है Q बाई V। अच्छा, Q तो Q हमको पता है, और V का वैल्यू यहाँ निकाल ले रहे हैं, क्या आया है, सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है, पृष्ठीय घनत्व, और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई A, यानी टोटल एरिया पे, इस एरिया पे टोटल कितना चार्ज बिखेरा गया है, तो उस चार्ज का वैल्यू और बटा में A। तो Q चार्ज है तो Q और बटा में A, तो इस सिग्मा के जगह पे हम लिख सकते हैं Q बटा A, इस वाले सिग्मा के जगह पे, और बटा में क्या, एप्सिलॉन नॉट। इधर बचेगा D माइनस टी प्लस T बटा K, ये Q से Q हमारा कट जाएगा, ये A बाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे C बराबर हो जाएगा A बाई एप्सिलॉन नॉट, और बटा में इधर बचेगा D माइनस टी प्लस T बटा के, और ये हमारा बनेगा फॉर्मूला, जो कि होगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो हम इधर लिख देते हैं साइड में, C इज इक्वल टू हो जाएगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा में D माइनस टी प्लस T बटा के। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। जब दो पदार्थों के बीच में अगर हम परावैद्युतांक पदार्थ को डाल देते हैं, तब हमारी धारिता का मान जो होगा ये हो जाएगा C इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे K क्या है, K यही है परावैद्युत पदार्थ का जो नियतांक होगा या परावैद्युतांक का जो मान होगा, वो यहाँ पे K का वैल्यू, क्योंकि ये जो मटेरियल है उसका कुछ अपना परावैद्युतांक होगा। T क्या है, इस मटेरियल का मोटाई। D क्या है, पूरे दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस। A है एरिया इस प्लेट का, और ये हमारा पराविद्युतशीलता है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो हम लोग का फॉर्मूला आया, दो प्लेटों के बीच में अगर परावैद्युतांक पदार्थ डाल दे तो उसकी धारिता आया A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा में D माइनस टी प्लस T बटा A, T बटा K। सवाल कैसे आता है, सवाल कभी कभी पूछता है कि अगर दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक पदार्थ को डाल दें तो क्या होगा, उसकी धारिता का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सीधा सा सवाल है। तो देखो, परावैद्युतांक पदार्थ को डाल दें तो यही तो है परावैद्युतांक पदार्थ की मान।
तो हम देखो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो C, अच्छा इन सब का एलसीएम भी ले सकते हैं ना, हम लोग ले सकते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे तो हमारा आ जाएगा K, 1 से भाग देंगे तो D इंटू के, समझ रहे हो ना, D इंटू के, माइनस फिर 1 से भाग देंगे तो T इंटू के, और फिर प्लस में T। ये K कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या बचेगा तो डी के माइनस टी के प्लस में टी। कुछ इस प्रकार से ये वैल्यू आने वाला है। तो यहाँ पे देखो के यहाँ ऊपर आया और के ही तो है हमारा परावैद्युतांक का मान, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि अगर परावैद्युतांक पदार्थ को डाल देते हैं तो क्या होगी, तो उस दोनों समानांतर प्लेट की धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के यहाँ पे समानांतर है, इसलिए इन दोनों प्लेटों की धारिता बढ़ जाएगी। तो यही प्रश्न का जवाब होगा कि अगर कोई सवाल आ जाए एग्जाम में कि अगर दो समानांतर प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक पदार्थ को डाल देते हैं तो क्या होगा, तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक हम सोच रहे हैं कि इसी लेक्चर में बता देते हैं, और अगला टॉपिक हम लोगों का होगा संधारित्रों का संयोजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। संधारित्रों का संयोजन, संधारित्र का संयोजन, यानी हमको पता है कि अगर एक से अधिक संधारित्रों को हम संयोजित कर दें, वो संधारित्र कोई भी हो सकता है। अच्छा आपको यह भी बात बता देते हैं, एक बार तो और बताए थे कि गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बिहार बोर्ड के, इसलिए उसको हम नहीं बता रहे हैं। अगर आप लोग के किसी एग्जाम के बोर्ड में है, सिलेबस में है, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका हम वीडियो बना देंगे। तो संधारित्र का अगर संयोजन करते हैं हम, यानी जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, तो कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो इस प्रकार से अगर संधारित्रों का संयोजन करते हैं तो फिर उसकी संधारित्रों के संयोजन से कौन से क्रम में संधारित्र के संयोजन का मान बढ़ जाएगा, यानी संधारित्र का मान बढ़ जाएगा। किस प्रकार से अगर संधारित्रों को हम संयोजित करें तो उसका जो तुल्य धारिता होगी वो बढ़ जाएगी। मतलब कहने का यह कि संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है ना, और दूसरा होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। तो अगर आपको दो से अधिक संधारित्र दे दिया जाए और कहा जाए कि हमको इस प्रकार से इसको संयोजित कीजिए कि उसका जो नेट या टोटल धारिता का मान है वो ज्यादा आए, तो फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि दो तीन जब संधारित्र दिए तो उसको किस प्रकार से सेट करें, ऐसे श्रेणी क्रम में सजा दें लाइन से, या फिर उसको एक के ऊपर एक सजा दें, कौन से क्रम संयोजन में धारिता का मान बढ़ जाएगा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ध्यान लगा के समझिए कि किस प्रकार से धारिता के मान को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन से, जिसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इसको इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए समझते हैं। जब भी श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ना है तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे बनाते हैं सर्किट में लगा देते हैं यहाँ पे बैटरी, ये हमारा प्लस, ये माइनस वाला सिरा, और यहाँ पे लगाते हैं हम संधारित्रों को। ये हमारा एक प्लेट हो गया, ये हमारा दूसरा प्लेट हो गया, और ये हमारा हो गया तीसरा प्लेट, और फिर इसको लाके हम जोड़ देते हैं इसके दूसरे वाले सिरे से। बैटरी का विभव भी है। अब ये हमारा संधारित्र, यहाँ पे तीन संधारित्र लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं, ये हमारा पहला संधारित्र है। अब इन तीनों संधारित्रों की धारिता सेम नहीं है, धारिता अलग अलग है। इसकी धारिता हमारा C1 है, इसकी धारिता C2 है, और इसकी धारिता C3 है। तीनों की धारिता अलग अलग है, ठीक है। पहले की धारिता C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3 है। अच्छा, यहां से जब प्लस, यहाँ पे हमारा विभव भी है बैटरी का, यहाँ पे ये तो जीरो विभवांतर टर्मिनल है। यहां से जब आवेश आएगा, इस पे अगर हम प्लस की आवेश देते हैं तो स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण इस प्लेट पे अपने आप क्या हो जाएगा,
माइनस चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो ना, जैसे हम इस पे प्लस चार्ज देंगे, प्लस क्यू चार्ज देंगे, वैसे ही इस पे आ जाएगा कौन सा चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण। अच्छा, जब यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा तो इस प्लेट पे भी अपने आप कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि विपरीत चार्ज, स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण विपरीत चार्ज डेवलप होता है। तो यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस। इस प्रकार से चाहे तो आप और भी संधारित्रों को जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई सिस्टमैटिक हमारा चित्र बनेगा, और चाहे तो हम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो यहाँ पे धारिता C1 C2, चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, समझ रहे ना, विभव भी। अब समझने की बात यह है कि यहाँ पे हमारा चार्ज का जो वैल्यू है वो Q है, और धारिता का जो वैल्यू है वो C1 है। यानी धारिता तीनों का क्या है, अलग अलग है, लेकिन चार्ज क्या है, सेम है। यानी यहाँ से हमको यह देखने को प्राप्त होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में, इस संयोजन में चार्ज का मान जो है वो कभी चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होता, यानी बदलता नहीं है। एक पॉइंट तो ये, यानी यह भी सवाल आ सकता है कि कौन से क्रम संयोजन में आवेश का मान चेंज नहीं होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन में। क्योंकि हम यह चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिए तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आया, यहाँ पे अपने आप प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो गया स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण। इस प्रकार से इन सारे प्लेटों पे चार्ज डेवलप हुआ, और वो चार्ज जो है वो सब पे सेम चार्ज है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र का स्पेशल ध्यान रखना है। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में, किसके, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान नहीं बदलता है। यहां पे तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, धारिता हमको पता ही है C1 C2 C3। अब यहाँ पे विभव अगर हम देखते हैं तो अगर हमारा चार्ज का वैल्यू Q, C1 का वैल्यू, धारिता का वैल्यू C1, तो विभव का जो वैल्यू होता है, विभव का वो क्या वैल्यू होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, C बराबर, यहाँ पे पहले देख लो, C बराबर होता है Q बाई V, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C, V इज इक्वल टू Q बाई C। तो यहाँ पे अगर पहले का हम विभव निकालें इस पहले संधारित्र का, तो पहले पर चार्ज तो Q है, लेकिन इसकी धारिता देखिए C1 है। तो यहाँ पे विभव जो होगा पहले संधारित्र का वो Q बाई C1 होगा, दूसरे का विभव जो होगा वो Q बाई C2 होगा, तीसरे का जो विभव होगा वो Q बाई C3 होगा। समझने का प्रयास कीजिए, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में किसका मान नहीं बदलता है, तो आवेश का, आवेश का मान कभी भी चेंज नहीं होता है। तो किसका मान बदलता है, तो विभव का। आप देखिए विभव का वैल्यू क्या आया है, Q बाई C1, यहाँ पे दूसरे, यहाँ पे संधारित्र का विभव क्या आया है, Q बाई C2, तीसरे संधारित्र का विभव क्या है, Q बाई C3। यानी हम यहाँ पे यह देख रहे हैं कि यहाँ पे संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में विभव का मान निरंतर बदल रहा है, हर एक प्लेट का विभव अलग अलग है। यानी इस प्लेट का विभव क्या है, तो V1, इसका क्या है, तो V2, इसका क्या है, V3, और कोई प्लेट रहता तो V4। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान कभी भी नहीं बदलता है और विभव का मान बदलता है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, धारिता। तो धारिता के लिए Q तो हमको पता है चेंज नहीं होगा, V हम निकाल ही लिए हैं, तो टोटल अगर विभव निकाल दें तो तीनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो पहले का हो गया Q बाई C1, दूसरे का Q बाई C2, और तीसरे का Q बाई C3। यहाँ पे V है तो V के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई C भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q बाई C बराबर, आप यहाँ पे देखिए तीनों में Q है तो Q को कॉमन कर सकते हैं। Q को जैसे ही कॉमन करेंगे यहाँ हो जाएगा 1/C1, 1/C2, 1/C3। यहाँ पे Q से Q कट जाएगा और हमारा धारिता का मान निकल के आएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और ये हो जाएगा हमारा धारिता का फॉर्मूला। तो यह कब, जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो, तब समतुल्य धारिता जो होती है 1/C1, 1/C2, 1/C1, 1/C2 और 1/C3 के योगफल के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे बहुत सारे सवाल भी हैं, तो सवाल तो खैर नहीं करवा रहे हैं हम। जब फिर एक नया सेशन चलेगा, एक नया बैच स्टार्ट किया जाएगा 12th का, उसमें आपको न्यूमेरिकल के साथ पढ़ाया जाएगा।
तो ये हमारा हो गया। अभी तो केवल सिलेबस करा रहे हैं, ठीक है ना, केवल बुक को देखते हुए ये हमारा निकल जाएगा हमारा समतुल्य धारिता। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ और भी चीज इससे रिलेटेड बताते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में 1/c = 1/c1 1/c2 + 1/c3 कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला हमको मिला। लेकिन अधिकतर क्या होता है ना, कभी कभी अधिकतर संधारित्र दो ही कंबाइन करके देता है। तो दो के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे हम देख रहे हैं, 1/c1 है, c1 c2 का एलसीएम लेते हैं तो c1 × c2, यहाँ बच जाएगा c2 प्लस यहाँ बच जाएगा c1। तो अगर केवल दो संधारित्र देता है तो केवल इस फॉर्मूला से भी काम चल जाएगा। उन दोनों संधारित्रों को क्या कीजिए, जोड़ के और यहाँ पे दोनों को गुणा करके भाग कर लीजिए, निकल जाएगा समतुल्य धारिता। तो इतना भी नोट कर लीजिए, आगे हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा जो हम लोग का रहेगा वो रहेगा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि यदि संधारित्रों का क्रम समानांतर हो जाए तब उसकी समतुल्य धारिता जो होती है वो किसके बराबर होती है। ठीक है, तो चलो समानांतर जब जोड़ना है तो यहाँ पे एक हमारा प्लेट हो जाएगा, इसके नीचे एक प्लेट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, फिर इसके नीचे एक प्लेट हो जाएगा इस प्रकार से। अब तीनों प्लेटों को एक बिंदु पे लाके जोड़ देते हैं इस प्रकार से, इस पॉइंट पे तीनों प्लेटों के पहले सिरे को एक बिंदु से जोड़ देते हैं और फिर दूसरे सिरे को भी एक बिंदु से जोड़ना पड़ता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको लाके हम जोड़ देते हैं नीचे बैटरी से, कुछ इस प्रकार से फिगर बन जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा प्लस माइनस विभवांतर भी। ठीक, ये हमारा बिंदु ए, ये बिंदु बी। धारिता तो हमको पता है सेम नहीं है, C1 C2 C3 तीनों की धारिता अलग अलग है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब यहाँ से ये प्लस क्यू चार्ज निकलेगा तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे आते आते वो तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा। कुछ चार्ज इधर चले गए, कुछ चार्ज यहाँ पे आएगा और कुछ चार्ज यहाँ पे आएगा, लेकिन चार्ज ये कौन सा है, प्लस चार्ज है। तो जैसे इस प्लेट पे प्लस चार्ज आएगा, मतलब कहने का मतलब ये कि प्लस चार्ज तो जाएगा परंतु चार्ज का वैल्यू कुछ अलग होगा। यहाँ पे Q1 चार्ज आएगा, यहाँ पे कुछ चार्ज अलग होगा जिसको हम Q2 नाम देंगे, यहाँ पे चार्ज अलग होगा जिसको Q3 मान देंगे, लेकिन चार्ज क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। कारण यहाँ पे देखो प्लस वाला टर्मिनल इधर है तो प्लस चार्ज ही रहेगा। अच्छा, हमको ये भी पता है कि अगर प्लस चार्ज है तो यहाँ पे तो अपने आप डेवलप होगा कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। तो कुछ इस प्रकार से इसका कंडीशन देखने को प्राप्त होता है कि जैसे हम यहाँ पे चार्ज का वैल्यू तो Q देते हैं, यहाँ से तो चार्ज हमारा Q जा रहा है परंतु ये तीन अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसके कारण इस समानांतर क्रम संयोजन में चार्ज का मान बदल जाता है, यानी आवेश का मान चेंज हो जाता है। इसके पहले श्रेणी क्रम में आवेश का मान नहीं बदला था, लेकिन इसमें क्या होगा, आवेश का मान बदल जाएगा। बात समझ रहे हो, यानी यहाँ पे आवेश Q1, यहाँ पे आवेश Q2, यहाँ पे आवेश Q3। तो कुछ इस प्रकार से आवेश देखने को मिलेगा हमको Q1 Q2 और Q3। ठीक है ना, और यहाँ पे इसकी धारिता क्या है, C1 C2 और C3। तो अगर अब हम यहाँ पे विभव का मान निकालना चाहें तो विभव तो हमारे लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि टर्मिनल इसका एक ही है। वहां पे टर्मिनल अलग अलग था, यहाँ पे देखिए टर्मिनल, एक टर्मिनल यहाँ पे, एक टर्मिनल यहाँ पे, यानी इसका विभव क्या होगा, सेम होगा। इसका विभव भी, इसका भी, इसका भी, तीनों का भी। C3 यहाँ पे लिख देते हैं, ये भी टर्मिनल दोनों का सेम है, बदल नहीं रहा है, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी। तो विभवांतर जो होगा इन दोनों का सेम होगा, तीनों संधारित्रों का। तीन के आप जितना भी संधारित्र लगाइए विभवांतर का मान चेंज होने वाला नहीं है। चेंज कौन हो रहा है, आवेश। क्या निकालना है, धारिता। धारिता बराबर Q/V। बदल रहा है आवेश तो मान किसका निकालेंगे, आवेश का मान निकालेंगे। यानी अगर Q1 का वैल्यू निकालेंगे, जिसका मान चेंज होगा उसी का वैल्यू निकालेंगे। इसके पहले विभव का मान अलग अलग था तो V1 V2 V3 का मान निकाले थे। यहाँ पे आवेश का मान अलग अलग है तो Q1 Q2 Q3 निकालेंगे। यहाँ पे Q1 का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो Q1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे Q1 का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा V × C, यानी C1 × V। बात क्लियर है। Q2 का वैल्यू जो होगा C2 × V,
और Q3 का जो वैल्यू होगा C2 इंटू भी हो जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ C इज इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू भी होगा ना फॉर्मूला। आवेश का फॉर्मूला क्या होगा, C इंटू भी। तो पहले संधारित्र पर कितना आवेश दिए हैं, Q1, और Q1 बराबर क्या हो जाएगा, तो पहले संधारित्र की धारिता C1, और विभव तो नहीं बदलने वाला है तो C1 इंटू भी। दूसरे पे आवेश Q2 का मान निकालेंगे तो दूसरे की धारिता C2 और भी का भी। तीसरे पर आवेश Q3 का मान निकालेंगे तो धारिता क्या है, C3, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, C3 है और यहाँ पे भी। बात क्लियर है, सारा आवेश अलग अलग है, टोटल आवेश निकाले हम तो Q का मान होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बात क्लियर है, तो Q बराबर क्या है, C इंटू भी, तो Q बराबर C इंटू भी। यहाँ पे Q1 का वैल्यू C1 इंटू भी, Q2 का वैल्यू C2 इंटू भी, और Q3 का वैल्यू C3 इंटू भी। C1 इंटू भी, तीनों में भी सेम है, कॉमन करेंगे C1 C2 C3, भी से भी कट गया, C इज इक्वल टू V1 V2 प्लस, अरे यार V1 तो भी से भी कट गया था ना, सॉरी, यहाँ पे हमारा बच जाएगा C1 C2 और C3, C1 C2 प्लस में C3, ये हमारा निकलेगा टोटल धारिता यानी समतुल्य धारिता। यानी समानांतर क्रम में जब संधारित्रों को जोड़ेंगे तो टोटल धारिता निकलेगा C इज इक्वल टू C1 C2 C3, और यदि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको नोट कीजिए और समझते हैं कि इस समानांतर क्रम में जोड़ने पर धारिता का मान अधिक होगा कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता का मान अधिक होगा। इसको नोट कीजिए, फिर छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। चलिए तो देखिए, ये हमारा है समानांतर क्रम का, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला समांतर क्रम का। धारिता का फॉर्मूला क्या था, C1 C2 C3, और इधर हम डाल देते हैं श्रेणी क्रम का। तो श्रेणी क्रम का जो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आया था, श्रेणी क्रम, उसका फॉर्मूला था 1/C इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 और प्लस में 1/C3। ये दो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डेरिवेशन किया। यानी यहाँ पे ये समानांतर क्रम में जो धारिता है, समतुल्य धारिता का फॉर्मूला, ये श्रेणी क्रम का। अब मान के चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, केवल समझाने के लिए कि कौन सा संयोजन करने पर धारिता का मान बढ़ता है, श्रेणी क्रम के समानांतर क्रम। जैसे यहाँ पे एक सवाल देते हैं आपको, समझिए, संधारित्रों के समानांतर प्लेट, ठीक है ना, समानांतर प्लेट है, ये ध्यान रखना है। संधारित्रों के किस संयोजन में धारिता का मान अधिक होता है, धारिता का मान अधिक होता है। ऑप्शन है आपके पास, पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम, तीसरा दोनों बराबर होता है, ठीक है ना, बराबर, और चौथा कोई नहीं। तो क्या आंसर टिक कीजिएगा आप, तो इसका आंसर होगा समानांतर क्रम। समानांतर क्रम संयोजन में धारिता का मान जो होता है वो अधिक होता है। देखिए कैसे, मान के चलिए कि 3 हम संधारित्र लेते हैं, ठीक है ना, और उनकी धारिता लेते हैं, 3 समानांतर प्लेट लेते हैं जिनकी पहले की धारिता लेते हैं 4 माइक्रोफैराडे, C2 का मान लेते हैं 3 माइक्रोफैराडे, और C3 का मान लेते हैं 5 माइक्रोफैराडे। ये कुछ इस प्रकार से प्लेटों की धारिता लेते हैं, C1 का 4, C2 का 3 और C3 का मान। तो अगर इन तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा टोटल समतुल्य प्रतिरोध निकलेगा C1 C2 C3 के फॉर्मूला से। C1 का वैल्यू बताओ 4, C2 का वैल्यू 3, C3 का वैल्यू 5, तो 5 या 3 8 8 4 12 माइक्रोफैराडे ये निकल जाएगा टोटल धारिता। कब, जब इसको हम श्रेणी क्रम जोड़ेंगे तब। यदि यहाँ पे हम समानांतर क्रम में इसको जोड़ते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 1/C 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 के जगह पे 4 प्लस C2 के जगह पे 3 प्लस C3 के जगह पे 5, तो 5। अब हमको पता है इनका जोड़ने के लिए इनका भिन्न का जोड़ बनाना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे 4 3 5 के एलसीएम हो जाएगा 60 ना जी। तो 4 से भाग देंगे तो 15 बार में कटेगा तो 15, 3 से भाग देंगे तो 20 और 5 से भाग देंगे तो 12। जब इनको जोड़ेंगे
तो 20 और 12 हो जाएगा 32, अब 32 अब 15 हो जाएगा 47, तो 47/60, और इसको थोड़ा सा अब इसको पलट दें तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 60/47 माइक्रो फैराडे, और इसका जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 पॉइंट करके कुछ आएगा। अब बताइए 1 ज्यादा है या 12 ज्यादा है, तो आप कहिएगा सर 12 ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है, लेकिन कब ज्यादा आएगा, जब इसको हम पैरेलल क्रम में पैरेलल जोड़े हैं तब ना, समानांतर क्रम का फॉर्मूला लगाए तब ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका मान कम होगा, लेकिन समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इसका मान अधिक होगा। इसलिए इस सवाल का आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम। इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल एनसीईआरटी किताब का बिहार बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 3 एक दिए हुए हैं इस चैप्टर का, जो कि सवाल आपको दिख रहा है। तो जो भी बच्चे इस लेक्चर को ध्यान पूर्वक समझे हैं वो इस सवाल को बनाने का जरूर प्रयास करेंगे, और इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जो भी बच्चा इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देगा तो उसको हमारे तरफ से एक छोटा सा इनाम, और उस इनाम को हम तभी बताएंगे जब आपका जवाब सही आएगा, और इसका आंसर हम अगले लेक्चर में बताएंगे क्या जवाब होगा। धन्यवाद, पढ़ते रहिए और अपने सफलता की ओर अग्रसर होते रहिए।